हेलो बच्चों, माई सेल्फ विकास नागपाल, योर वीएन सर। और मेरा एम है आपके लिए फिजिक्स को इजी बनाना। इसीलिए मैं आज आपके लिए सीरीज लेके आया हूँ, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसमें बच्चों आपको ये सीखने को मिलेगा कि इक्विलिब्रियम कितने टाइप्स की होती है। इक्विलिब्रियम बेटा 3 टाइप्स की होती है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। अब इसमें कब चार्ज पार्टिकल ऑसिलेशन करता है, कब नहीं करता है, और अगर ऑसिलेशन करता है तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, तो इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन नीट और जेई में आए हुए हैं। तो ये क्लास बच्चों 12th के साथ साथ नीट और जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए बच्चों, टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। नोटबुक और पेन ले लीजिए अपना, साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब बेटा इसमें ये आता है सबसे पहले कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में स्टडी करवाया था नल पॉइंट। आपको याद है कि प्रीवियस क्लास अपनी नल पॉइंट बेस्ड थी, तो मैं 2 मिनट में उसको रिवाइज करता हूं कि मैंने आपको ये बोला था कि अगर बेटा दो पॉजिटिव चार्ज हैं, दो अगर पॉजिटिव चार्ज हैं कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू, तो उनके बीच में जो एक पॉइंट होता है वो नल पॉइंट होता है। नल पॉइंट वो होता है जहां पर की इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। जहां पर बेटा इंटेंसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्यों भाई? क्योंकि प्लस के कारण इंटेंसिटी क्या होती है, आउटवर्ड ई, और इस प्लस के कारण भी क्या होगी, आउटवर्ड। तो ई और ई आप देखो आपको कैसे नजर आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल भी है, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल हैं और पॉइंट की डिस्टेंस भी इक्वल है। ये डिस्टेंस भी r/2 हो जाएगी बेटा, ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। सेंटर पर है पॉइंट, तो चार्ज इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है इस नल पॉइंट की, एन पॉइंट की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की इंटेंसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, KQ/r²। चार्ज भी सेम, आर भी सेम, के वैसे ही कांस्टेंट, तो ई भी क्या हो जाएगी, सेम। तो मैंने देखो ई और ई सेम बनाई, और दोनों डायरेक्शन में रिवर्स हैं, अपोजिट हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल, जिस कारण ई नेट कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। इसीलिए हमने इसको नाम दिया था नल पॉइंट। नल पॉइंट मीन इसके ऊपर इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी क्या आ जाती है, जीरो, क्योंकि दोनों इंटेंसिटी एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। अब हम ये भी बात हमने साथ में कर ली थी, क्या किया था हमने, हमने ये बात भी स्टडी की थी कि अगर हम इसके ऊपर कोई चार्ज रख दें प्लस स्मॉल क्यू, तो उसके ऊपर फोर्स भी कितना होगा, जीरो होगा। क्योंकि ये प्लस उसको बेटा रिपेल करेगा, ये प्लस उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा एफ फोर्स से। और ये वाला प्लस ये भी उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये प्लस भी उसको रिपेल करेगा एफ। तो ये जो चार्ज है ये बीच में फंसा हुआ है, तो इसके ऊपर फोर्स एफ नेट कितना हो जाएगा बताओ, जीरो। क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को फिर से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अच्छा, होना भी था बेटा जीरो, क्यों? क्योंकि एफ होता किसके इक्वल है, क्यू ई के। और जहां पर इंटेंसिटी जीरो हो जाए तो क्यू इंटू जीरो क्या हो जाता है, जीरो। तो जहां पर बेटा इंटेंसिटी ही जीरो हो जाए वहां पर फोर्स को जीरो होना भी था। तो हमने बात की कि न्यूट्रल पॉइंट को, नल पॉइंट को, इसलिए हम न्यूट्रल पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें यहां पर ये जो चार्ज रखा ये इक्विलिब्रियम में आ गया, क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया। अब कई बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, पता है क्या, कि नल पॉइंट के ऊपर आपने यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा है, अगर बेटा हम यहां माइनस क्यू चार्ज रख दें, तो मैंने आपको बताया था कि नल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट मीन वहां कोई सा भी चार्ज रख दो वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब हमेशा उसके ऊपर नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा, चार्ज चाहे कोई सा भी हो। अब माइनस रख के देख लो बेटा, अब माइनस की बारी क्या होगा, माइनस अट्रैक्ट होगा, मतलब उसके पास जाएगा प्लस के पास, लेकिन इधर भी जाएगा पास उसके, तो फोर्स की डायरेक्शन आपको पता लग जाएगी, सोच के पता लग जाएगी ना, सोच के कि क्या, कि माइनस क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, माइनस उस प्लस के पास जाएगा, लेकिन इधर भी माइनस उसके पास भी जाना चाहता है, तो दोनों फोर्स फिर से क्या हो गए, अपोजिट हो गए, तो नेट फोर्स क्या आ गया, जीरो आ गया। तो यहां से हमारा रिजल्ट था, प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि न्यूट्रल पॉइंट, नल पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट एक ही बात है। इसी पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसके ऊपर बेटा कोई सा भी चार्ज रख दो, प्लस रख दो, माइनस रख दो, मैग्नीट्यूड कम रख दो, ज्यादा रख दो, ऑलवेज इसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा कितना आ जाता है,
जीरो आ जाता है। तो नल पॉइंट, ये हमारी प्रीवियस क्लास थी बेटा जिसका नाम था क्लास का, देखो आप प्रीवियस क्लास का नाम क्या है, नल पॉइंट। ठीक है, तो नल पॉइंट वो पॉइंट था जहां पर कोई सा भी चार्ज रखो उसके ऊपर फोर्स हमेशा जीरो रहेगा। अब आज की क्लास में हमको ये देखना है, आज की क्लास में बेटा हमको ये देखना है सिस्टम इक्विलिब्रियम। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि देखो ये दोनों चार्ज हैं प्लस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में जब सेंटर में रखा हमने कोई चार्ज, तो इस पर तो फोर्स जीरो है, ठीक है, इस पर तो फोर्स कितना है, जीरो है। लेकिन अभी मैं इसकी बात एक बार नहीं करता हूं, मैं लेता हूं एक बार इन्हीं चार्जेज की बात। ये चार्ज हैं प्लस क्यू और ये भी कितना है, प्लस क्यू। ये दोनों बेटा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब इस पे फोर्स इधर लग रहा है, एफ जो है आउटसाइड, इसका नाम देते हैं आउटसाइड। इस पे भी इधर लग रहा है एफ आउटसाइड, क्योंकि इन दोनों में क्या लग रहा है, रिपल्शन हो रहा है, क्योंकि दो प्लस चार्ज एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं। लाइक चार्जेज में क्या होता है, रिपल्शन। तो रिपल्शन के कारण ये दूर हो रहे हैं, तो मैंने इनका नाम क्या रख दिया, एफ आउटसाइड। अब हम बेटा क्या करें, सेंटर पे एक चार्ज रखें। अब इस चार्ज पर खुद पर तो फोर्स जीरो है क्योंकि वो न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस Q की वैल्यू हम ऐसी रखें कि जितना इस पे F आउट लग रहा है ना, वो उतना ही फोर्स F इन साइड में लगा दे, सेम उतना, यानी उसको भी खींच ले और इसको भी खींच ले। पहले एक बार कंसेप्ट से सोचो कि फोर्स कैसा लग रहा था पहले, आउटसाइड, क्योंकि रिपल्शन था। अब हमें क्या चाहिए, फोर्स इनसाइड। तो इनसाइड फोर्स के लिए बेटा उनमें अट्रैक्शन होना चाहिए, तो ये Q का साइन कैसे होना चाहिए, नेगेटिव। तो Q शुड बी नेगेटिव। लेकिन अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, कि स्मॉल q पर तो फोर्स जीरो है ही सही, ये तो बात हो गई प्रीवियस क्लास में, नल पॉइंट की बातें तो हो गई। अब बात उठती है कि ये स्मॉल q की वैल्यू क्या हो कि वो उन दोनों पे भी फोर्स को जीरो कर दे। वो कैसे कर सकता है, क्योंकि उनमें रिपल्शन लग रहा था, जितना रिपल्शन से वो दूर हो रहे थे उतने ही फोर्स उसके ऊपर इनसाइड में लगा दिया जाए, ठीक है। और आप समझ गए हो बेटा कि q इसके लिए नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन हम इसको भी मैथमेटिकली प्रूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी हम प्रूव करेंगे कि स्मॉल q कितना हो, स्मॉल q की वैल्यू कितनी हो, ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा। देखो क्वेश्चन मैं आपको फिर से समझाता हूं, ये है सिस्टम इक्विलिब्रियम। हेडिंग क्या है बेटा, सिस्टम इक्विलिब्रियम। इसमें क्या, फाइंड पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज स्मॉल q फॉर सिस्टम इक्विलिब्रियम। तो फिर से देखो, ये चार्ज है बेटा प्लस q और प्लस q, ये r डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन फिर से सम एक्सप्लेन कर देता हूं। ये क्या है चार्ज, देखो दोनों चार्ज क्या हैं बताओ, प्लस q और प्लस q, ठीक है। अब इनमें क्या है, एक सेंटर पॉइंट है। अगर हम सेंटर पॉइंट के ऊपर कोई एक चार्ज रख दें स्मॉल q, तो उस पे नेट फोर्स कितना होता है, जीरो होता है, ये हमने पढ़ लिया। अब बेटा ये q और q में आपस में क्या है, ये पढ़ो, आपस में क्या है इनमें, रिपल्शन। तो इस रिपल्शन का नाम क्या है, एफ आउट। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसका नाम मैंने क्या रखा, एफ आउट। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, r है। तो एफ आउट का जो फॉर्मूला होगा वो मैं साइड में एक बार लिख लेता हूं कि एफ आउट कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, मतलब के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 सेम है तो Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे स्मॉल q रख दें कोई, उसकी वैल्यू फाइंड करें हम कि स्मॉल q कितना हो कि नेट फोर्स जीरो हो जाए। वो ऐसे होगा कि स्मॉल q इसको अंदर अट्रैक्ट कर ले, ये फोर्स लगाए F इनसाइड, यानी ये माइनस का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें अभी नहीं पता साइन, हम साइन को भी अभी प्रूव करेंगे, ठीक है। पर हमें ये पता है कि नेट फोर्स जीरो होने के लिए जितना आउटसाइड लग रहा है उतना ही इनसाइड लगना चाहिए, वो इस पे भी लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बीच में है बेटा, है ना। तो बीच में है तो अपने आप ही बीच में है, तो उधर वाले प्लस को भी अट्रैक्ट करेगा और इधर वाले प्लस को भी अट्रैक्ट करेगा। और डिस्टेंस कितनी है बताओ इनमें, r/2 है। और हम चाहते क्या है, सिस्टम इक्विलिब्रियम के लिए, सिस्टम इक्विलिब्रियम के लिए बेटा क्या होना चाहिए, F आउटसाइड प्लस F इनसाइड, इनका वेक्टर सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यानी कि इनका नेट सम जीरो हो जाए तो सिस्टम इक्विलिब्रियम बन सकती है। समझ गए बेटा कंसेप्ट, ये क्वेश्चन था कि बाहर वाले फोर्स को अंदर वाले से बैलेंस कर दो, बस कंसेप्ट समझ आ गया, क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। कैसे कर लोगे बेटा जी बताओ, कि आउट वाला फोर्स तो आपको पता ही है, यहां लिखता हूं मैं एफ आउट। एफ आउट आपके पास ये रहा, कितना है एफ आउट बताओ, के क्यू स्क्वायर अपॉन में
आर स्क्वायर प्लस, अब एफ इनसाइड, इनसाइड किस में लग रहा है बेटा, देखो स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू में, तो क्या हो जाएगा के स्मॉल क्यू इंटू में कैपिटल क्यू। डिस्टेंस कितनी है, आर नहीं है बेटा, यहां गलती मत कर देना, अब आर बाई 2 है, स्मॉल क्यू को सेंटर पे रखा हुआ है ना, तो इसकी स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर बाई 2, तो यहाँ आर बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, बस आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर दो, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 बन के ऊपर चला गया, और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट कर दो, क्यू स्क्वायर से क्यू कट कर दो, के से के कट जाएगा, तो स्मॉल क्यू का आंसर कितना हो जाएगा, माइनस क्यू बाई 4। देखो बेटा आंसर में साइन भी आ गया माइनस का, साथ में प्रूव हो गया कि स्मॉल क्यू माइनस का होना चाहिए और क्यू बाई 4 उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो इस केस में क्या हुआ, समझ गए बेटा कि ये न्यूट्रल पॉइंट है, तो स्मॉल क्यू पर खुद पर फोर्स तो हमेशा 0 है ही सही, चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो, पर हम इसकी वैल्यू कितनी लें कि उन पर भी 0 को कर दे। उन पर 0 ऐसे हो सकता है कि जितना बाहर लग रहा था उतना ही अंदर लगना चाहिए, तो हमने अंदर और बाहर की फोर्स को बैलेंस कर दिया। ठीक है, नोट कर लो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से। नेक्स्ट बेटा मैं आपको वो बात सिखाता हूं जो मैंने आपको पहले सिखाई थी इसमें प्रीवियस क्लासेज के अंदर। एक बार रिवाइज करते हैं कि एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर की लेंथ कितनी होती है, एल और एल, और उसका ये डायगोनल बेटा कितना होगा। मान लो इस डायगोनल की नाम मैं इसका एक्स रख दूं, कुछ भी नाम रख दूं, तो एक्स की वैल्यू बेटा निकाल लेंगे ना सभी पाइथागोरस थ्योरम से। एक्स क्या हो जाएगा बताओ, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, क्योंकि ये हाइपो हो गया, हाइपो क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा बताओ, 2l स्क्वायर, तो x कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2l आ जाएगा। तो याद रखो कि ये डायगोनल x की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 2l होती है। मेरे कहने का ये मतलब हुआ कि जो एक स्क्वायर होता है अगर इसकी साइड l हो तो उसका जो ये डायगोनल होता है बेटा इसका कितना होता है, रूट 2l होता है, इसका लेंथ कितना होता है, रूट 2l। लेकिन कई बार बेटा डायगोनल का हाफ भी पूछा जाता है, मतलब ये सेंटर पॉइंट से ये साइड पॉइंट की डिस्टेंस, ये सेंटर हो गया, ये कोई साइड पॉइंट हो गया मान लो, तो सेंटर से साइड या कॉर्नर की डिस्टेंस ये क्या होती है, तो डायगोनल का हाफ होती है। तो डायगोनल का हाफ कितना हो जाएगा, डायगोनल को अगर हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, अंडर रूट 2l डिवाइड बाई 2 कितना बन जाएगा, l बाई रूट 2। तो ये जो डिस्टेंस होती है C से S के बीच हाफ डिस्टेंस वो कितनी होती है, l बाई रूट 2। आप तो पूरे वाली डिस्टेंस याद कर लो, अंडर रूट 2l होती है। ठीक है, फाइंड भी कर सकते हैं उसको इजीली, ये सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट बात मैंने बेटा आपको ये भी बताया था, कौन सी बात बताई थी कि वेक्टर एडिशन का जो फॉर्मूला होता है एफ नेट, वो क्या होता है, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। इसे हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन लो, ट्रायंगल लो या पैरेललोग्राम लो, इसका ये आंसर होता है। ये हम 11 से भी पढ़ते आए हैं। मैंने बेटा इसमें आपको केस बताया था कि अगर f1 और f2 इक्वल हो जाएं, दोनों ही f के इक्वल हों और थीटा उनमें हो जाए 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री पता ही है आपको कितना होता है, 0 होता है। तब उस केस में f नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे cos 90 कितना हो जाएगा, 0, तो एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 2f स्क्वायर। तो f नेट किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों बताओ, f नेट आ जाएगा अंडर रूट 2f। यानी कि अगर कोई दो फोर्स, इसका रिजल्ट ये मिला कि अगर कोई भी दो फोर्स हो इक्वल होने चाहिए F और F, और वो 90 डिग्री के एंगल पर लग रहे हों, तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच में होता है और कितना होता है, अंडर रूट 2f होता है वेक्टर एडिशन लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये बातें आपको बेटा मैंने और भी बहुत सारी बातें याद करवाई थी प्रीवियस क्लास के अंदर, कूलम्स लॉ के अंदर, पर ये बात आज यहाँ यूज होनी है इसलिए मैंने रिवाइज कर दी। अंडर रूट 2f वाली बात, 90 पे लगते हैं फोर्स और डायगोनल कितना होता है, रूट 2l होता है। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल ये भी था, एक न्यूमेरिकल और देखो, कूलम्स लॉ का एक बहुत अच्छा सा बेटा न्यूमेरिकल है, इसको आप रिवाइज करो, खुद करके दिखाओ एक बार। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, सभी चार्ज इक्वल हैं,
तो फोर्स तो हर किसी पे इक्वल ही लगेंगे, डिस्टेंसेज भी इक्वल हैं। तो आपको बताना क्या है, किसी एक चार्ज पर फोर्स बताना है, फोर्स ऑन एनी चार्ज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो किसी भी चार्ज के ऊपर आपको बेटा फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको फाइंड करो। इसको 1 मिनट आप वीडियो को रोक के खुद भी ट्राई कर सकते हो आप इसको। देखो ये ऐसे हमने फाइंड किया था कि मान लो हम इसके ऊपर फोर्स निकालना चाहते हैं, इस प्लस क्यू के ऊपर। तो इस प्लस क्यू के ऊपर फोर्स लगाने वाले कितने हैं और बेटा बताओ। इसके ऊपर 3 और चार्ज हैं। तो पहले आप इनकी नंबरिंग कर लो, इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर क्या करो 2 दे दो, इनके नंबर लगा लो 1 और 2। ठीक है, अब ये बताओ इसके ऊपर फोर्स निकालना है, जिसके ऊपर निकालना है उसको टारगेट चार्ज माना जाता है और देखा जाता है कि ये उसके पास जाएगा या दूर जाएगा, ये देखना होता है। तो देखो पहले 1 नंबर, ये प्लस बेटा उसके पास जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि प्लस और प्लस में तो रिपल्शन होता है। तो ये प्लस उसके पास जाएगा नहीं, आप कहोगे सर ये तो दूर जाएगा, तो फोर्स की डायरेक्शन दूर वाली बना दो। ये मान लो एफ फोर्स हो गया, और ये जो डिस्टेंस है ये एल है, तो क्यू क्यू होंगे दोनों। तो एफ की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी बताओ, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, वैल्यू भी साइड में लिख दो। अब ये सेकंड नंबर चार्ज है। अब बताओ ये जो टारगेट पॉइंट है ये क्या सेकंड वाले के पास जाएगा, आप कहोगे नहीं जाएगा सर, क्योंकि वो प्लस प्लस में रिपल्शन होता है। तो ये उसके पास जाएगा या दूर जाएगा, आप कहोगे सर दूर जाएगा। तो दूर जाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन आ गई आपके पास। ये भी एफ है, क्यों एफ है, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल हैं, दोनों से डिस्टेंस भी इक्वल है। तो अब एफ और एफ बेटा 90 पे आ गए, तो इनका जो नेट फोर्स होगा इन दोनों का वो कितना हो जाएगा बताओ, एफ 1 एंड 2, 1 एंड 2 का जो नेट फोर्स है वो अंडर रूट 2f आ जाएगा। और अंडर रूट 2f की वैल्यू मैंने कितनी लिखी है ऊपर, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर रखी हुई है। ठीक है, ये आ गया बेटा अंडर रूट 2f आ गया, f की वैल्यू वो रही। लेकिन अभी थर्ड नंबर चार्ज और बचा हुआ है। अगर बेटा 2 ही चार्ज होते तो हमारा ये आंसर हो जाता कि 2 चार्ज 90 पे है, रूट 2f है, आपको याद भी है। अब ये थर्ड चार्ज है ना जो, ये किधर को फोर्स लगाएगा, इसको भी देख लो। तो थर्ड चार्ज, अब ये बताओ ये प्लस उस थर्ड के पास जाएगा नहीं, आप कहोगे सर वो तो रिपल्शन है, तो ये दूर जाएगा। तो ये प्लस भी उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये हो गया F3, 3 का मतलब फोर्स ड्यू टू थर्ड नंबर चार्ज F3। ये कितना हो जाएगा बेटा, के क्यू स्क्वायर बाई, लेकिन इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो तो अंडर रूट 2l है, ये तो डायगोनल बन गया है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2l का स्क्वायर, यानी कि ये कितना बन जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर। तो नेट फोर्स कितना हो गया, 1 2 वाला ये रहा और 3 वाला ये रहा, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो सेम है तो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे बताओ, ऑब्वियस बात है कि इनको ऐड हो जाएंगे जिनकी डायरेक्शन सेम है। तो एफ नेट कितना आ जाएगा बेटा बताओ, दोनों को ऐड करो। पहले वाला कितना है, अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, प्लस ये वाला कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर। तो ऐड करके बेटा एफ नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, रूट 2 प्लस हाफ। और इसकी डायरेक्शन किधर है बताओ, आउटसाइड। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस पॉजिटिव के चारों तरफ पॉजिटिव है तो बाहर की ओर है डायरेक्शन। जितना चार्ज बेटा, जितना फोर्स इस चार्ज के ऊपर लग रहा है ना, बाकियों पे भी उतना ही लगेगा, क्योंकि सिमेट्रिकली ये क्या है, स्क्वायर है, चारों तरफ से चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। इस पे देखोगे तो ये दोनों चार्ज फिर वही सेम 90 पे लगाएंगे और ये डायगोनल पे हो जाएगा। तो किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, बोलो एक बार, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर रूट 2 प्लस हाफ, ये लगता है आउटसाइड में। ठीक है, अब बताओ कि इस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, इनसाइड। तो अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है, फाइंड लोकेशन एंड वैल्यू ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू फॉर सिस्टम इक्विलिब्रियम। अब वही क्वेश्चन है कि ये चारों चार्ज कैसे हैं बेटा, पॉजिटिव हैं, और आपको क्या करना है कि एक ऐसा चार्ज लाना है जो इनको बैलेंस कर दे। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने इस चार्ज के ऊपर अभी फोर्स निकाला था ना बाकी के कारण, तो वो वाला फोर्स आया कितना था बताओ, अभी सॉल्व करके ये वाला फोर्स आया था आपका एफ आउटसाइड, और आउटसाइड की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है। लेकिन हम चाहते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो जितना फोर्स बेटा आउटसाइड है उतना ही हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, इनसाइड। और सेंटर पे, सेंटर इसका नल पॉइंट होता है किसी भी बॉडी का सिमेट्रिकल पॉइंट, यहाँ पे हमें स्मॉल क्यू रखना है।
ये क्वेश्चन है कि सेंटर पर नल पॉइंट पर, क्योंकि नल पॉइंट के ऊपर स्मॉल क्यू रखोगे तो उसके ऊपर खुद के ऊपर तो नेट फोर्स 0 ही आएगा, तो स्मॉल क्यू, यानी कि हमने प्रीवियस क्लास जो हमने पढ़ी थी भी, ये सेंटर नल पॉइंट होता है, क्योंकि इस नल पॉइंट के ऊपर बेटा क्या होता है, अगर आप कोई सा भी चार्ज रखोगे तो क्या होगा, ये इसको धक्का मारेगा, वो इधर धक्का मारेगा, तो ये नेट फोर्स आमने सामने वाले, ये इधर रिपेल करेगा, ये उधर, तो किसी भी स्क्वायर का सेंटर क्या होता है, नल पॉइंट होता है। और नल पॉइंट के ऊपर क्या होता है, कोई भी चार्ज रखो उस पर खुद पर तो फोर्स लगता नहीं है, तो इसके ऊपर खुद पर तो फोर्स 0 है, लेकिन अगर हम ये इतना माइनस ले लें कि वो जो आउटसाइड लग रहा था उतना ही फोर्स इनसाइड लगा दे, तो नेट फोर्स अब इन पे भी, चारों पे भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे बोला जाता है सिस्टम इक्विलिब्रियम। यानी मैंने आपको ये बताया कि सिस्टम इक्विलिब्रियम का बेटा मीनिंग क्या होता है। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये होता है कि एफ आउटसाइड वेक्टर प्लस एफ इनसाइड वेक्टर, इनका सम कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। और आउटसाइड वेक्टर तो हमने निकाल लिया, एफ आउटसाइड की तो वैल्यू आई पड़ी है के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर रूट 2 प्लस हाफ, तो आउटसाइड की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इन ब्रैकेट रूट 2 प्लस हाफ है। और इनसाइड बेटा, इनसाइड क्या है, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, क्योंकि इनसाइड किस में लगेगा, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू में। और आपको भी बताया था ये डिस्टेंस होती है एल बाई रूट 2, ये डायगोनल का हाफ होता है एल बाई रूट 2, तो ये डिस्टेंस बेटा ध्यान से रखनी है, एल बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, और नेट कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, डिस्टेंस स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू में कितनी डिस्टेंस है बताओ, डायगोनल का हाफ है। अब इसको बस सॉल्व कर दीजिए, स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई एल स्क्वायर रूट 2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 2 इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इन ब्रैकेट रूट 2 प्लस हाफ हो जाएगा। जो कटते हैं उनको काट दो, के कैपिटल क्यू एल स्क्वायर कट गया, तो स्मॉल क्यू क्या आ जाएगा, माइनस क्यू बाई 2 इन ब्रैकेट रूट 2 प्लस हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर बेटा आगे भी सोल्व आप कर सकते हो। रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। ठीक है, आप 1.41 रख के प्लस हाफ की मतलब 0.5, तो ये आगे आप इसको सोल्व भी कर सकते हो। पर जब आया था ये क्वेश्चन तो आंसर यहाँ तक की था, ये बेटा प्रीवियस नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और जो मैंने आपको अभी पहले कराया था ना, अभी ये भी नीट का ही क्वेश्चन है, ये वाला जिसका आंसर आया था -q/4, ये भी प्रीवियस नीट का क्वेश्चन है कि पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कैसे लाना होता है। अब बेटा इसको रिड्यूस करो, आप बताओ कि पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कैसे ला सकते हैं। जो नया चार्ज है उसको नल पॉइंट पे रख दो, खुद पे तो फोर्स लगेगा नहीं, लेकिन वो इतना रख दो कि उनमें जो आउटसाइड फोर्स लग रहा था उसको इनसाइड से क्या कर दो, बैलेंस कर दो। बैलेंसिंग ही करनी है बेटा, बस डिस्टेंस ध्यान से देखो और कुछ भी नहीं है, वही सभी बातें वही हैं। ठीक है, बस प्रैक्टिस लेकिन जो फिजिक्स मांगती है वो आपको इसमें करनी है। क्वेश्चन का कंसेप्ट ये था कि सिस्टम इक्विलिब्रियम, अब आप इसको अच्छे से सीख गए हैं, नोट कर लो। अब बेटा हमारे पास एक हेडिंग आता है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। आगे जाने से पहले हमें यह भी सीखना होगा कि इक्विलिब्रियम 3 टाइप्स की होती है, एक स्टेबल, एक अनस्टेबल और एक न्यूट्रल। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक बार 11th क्लास के टॉपिक ग्रेविटेशन में लेके चलता हूं। मैं समझाऊंगा ना बेटा आपको, देखो अभी समझ आ जाएगा। 11th क्लास का टॉपिक नहीं आता, 11th में मान लो पढ़े नहीं थे, आता नहीं, या पढ़े थे सर भूल गए, कोई मतलब नहीं, अभी देखो आप, अभी समझ आ जाएगा। देखो ध्यान से सुनते रहना बस, ठीक है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, नोट्स बना लेना बाद में। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, देखो बेटा इक्विलिब्रियम क्या होती है, 3 टाइप्स की होती है। देखो इसको समझाने के लिए मैं चलता हूं अभी आपकी 11th क्लास में, आप बच्चों की 11th की क्लास, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट है लाइन। देखो बेटा ये आपके पास एक इस तरह से डाउनवर्ड है और ये है अपवर्ड, एक हिल है। ये एक मान लीजिए इसमें डाउनवर्ड इसमें जा रहा है स्लोप, और ये स्लोप कैसी है, अपवर्ड, और ये स्लोप कैसी है, 0 है, स्ट्रेट है। अब जो डाउनवर्ड वाली स्लोप है, पहले इसमें हम एक बॉल को रख देते हैं ऐसे, है ना। ये मान लो फर्स्ट है पॉइंट, और सेकंड पॉइंट ये है कि हम एक बॉल को यहाँ रख देते हैं धीरे से, ये है सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट ये है कि हम उसे प्लेन के ऊपर रख देते हैं, ये थर्ड पॉइंट है। तो इसकी स्लोप कैसी है, अपवर्ड है, इसकी स्लोप कैसी है, डाउनवर्ड है। अब बेटा देखो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बताओ, mgh होती है, तो जिसकी हाइट कम होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि u प्रोपोर्शनल टू h हो गया ना बेटा।
ठीक है, और जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी, यू भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी यू उसकी ज्यादा होगी। तो इसकी हाइट तो बेटा सबसे कम है ना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। इसे बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसे बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब क्यों स्टेबल बोला जाता है बेटा, क्योंकि ये स्टेबल होती है। कैसे स्टेबल होती है मैं आपको बताता हूं अभी। देखो ये स्टेबल ऐसे होती है कि इस बॉल को थोड़ा सा आपको शिफ्ट करना है, बस इधर इस बॉल को, फर्स्ट नंबर वाली बॉल को हल्का सा शिफ्ट कर दो, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, वापस आने की कि दूर भागने की। आप समझ जाओगे कि थोड़ा सा हिलाओगे इसको, थोड़ा सा इधर करोगे तो वापस आके यहाँ इसमें ऑसिलेशन करेगी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यानी कि इफ स्लाइटली डिस्प्लेस, अगर इसको बेटा स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाए then it will move back, then it will move back, it will move back, ये क्या होगा, then it will move back, ये वापस आ जाएगी बच्चों। ये क्या होगा, then it will move back, ये वापस आ जाएगी and start oscillation प्लस शो, ऑसिलेशन शो करेगी। ये क्या करेगी बेटा, ऑसिलेशन को शो करेगी, इसके अंदर ऑसिलेशन को शो करेगी, ठीक है। देखा बेटा आपने, तो इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम थी, स्टेबल थी तभी तो इसको छोड़ना नहीं चाहती। आप इसको छोड़ते हो वापस आ जाती है, फिर इधर छोड़ते हो, चाहे लेफ्ट में करो चाहे राइट में, छोड़ोगे तो वापस उसी में आएगी। लेकिन क्या ये आएगी बेटा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। क्यों, क्योंकि ये सबसे हाइट इसकी मैक्सिमम है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। इसे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बच्चे समझ ही गए इस बात को, क्योंकि अगर इसको थोड़ा सा शिफ्ट करोगे तो वापस नहीं आएगी, मूव अवे, दूर भाग, हल्का सा इधर या इधर कर दिया ना तो ये वापस चली जाएगी, यानी ये वापस यहाँ बैक नहीं आएगी। यानी कि इफ स्लाइटली डिस्प्लेस देन मूव अवे, ये क्या होगा बेटा, दूर चली जाएगी। नॉट ऑसिलेशन, ऑसिलेशन ये बिल्कुल भी नहीं करेगी, इसलिए क्योंकि ये उस इक्विलिब्रियम से दूर भाग जाती है। अभी तो इक्विलिब्रियम में थी, लेकिन हिलाने पर वापस नहीं आने का, दूर जाने का। इसका क्या है, हिलाने पर वापस आने का, ऑसिलेशन करके वहीं बैठने का। तो ये स्टेबल हुई, ये अनस्टेबल। ये बेटा होती है न्यूट्रल, इसका कोई अटैचमेंट नहीं है। इसको नियर बाई अगर यहाँ थोड़ा आसपास रख दो तो ये वैसे की वैसे ही पड़ी रहेगी। तो ऐसी इक्विलिब्रियम को क्या बोला जाता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है फॉर नियर बाई पॉइंट्स। तो इसके आसपास वाले पॉइंट्स पर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो ये इसका कोई भी अटैचमेंट नहीं है। थोड़ा सा इधर कर दो उधर कर दो, ना वापस आती है ना दूर जाती है। अब अपने ये तीनों इक्विलिब्रियम पड़ी थी बेटा 11th में, समझ आ गई आपको ग्रेविटेशन में। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टेट में हमें फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, हमें दो कंडीशन जो हैं ये हमें स्टडी करनी है, फर्स्ट और सेकंड वाली। तो नोट कर लो बेटा इसको। अब हम इनको स्टडी करते हैं। स्टडी हम ऐसे करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि आपको चार्ज दिए जाएंगे, आपको बेटा आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, देख के बताना होगा उसको डिस्प्लेस करके। और अगर ये अनस्टेबल निकली फिर तो ऑसिलेशन होते ही नहीं है, पर अगर ये स्टेबल निकल गई तो आपको फिर उसमें ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, ऑसिलेशन मतलब एसएचएम वाला चैप्टर। अब एसएचएम वाला चैप्टर मान लो भूल गए हो, उसकी एक दो जो बातें हैं जो इस चैप्टर में काम आनी है वो मैं अभी आपको बता दूंगा, क्योंकि वो ऑसिलेशन करती है तो ऑसिलेशन वाले चैप्टर का एक फॉर्मूला काम भी आएगा। नोट कर लो बेटा, ये समझ आ गया स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के 3 टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चेक द टाइप ऑफ, ये अपना न्यूमेरिकल नंबर 3 आ गया। इसमें चेक द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन एक्सिस एंड इक्वेटर। तो ये बेटा क्या है, फिर से पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसमें पॉजिटिव ही रखा हुआ है बीच में, ठीक है, सेंटर के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। मान लो इसकी डिस्टेंस कुछ भी मान लो, ये भी आर है, डिस्टेंस इक्वल है बेटा इनकी, ठीक है, आर और आर है। अब क्या होता है कि हमें ये बताना है, आपको तो ये बताना है कि सिस्टम ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल है पहले एक्सिस पे, क्योंकि बेटा स्टेबल या अनस्टेबल हम ऐसे नहीं बता सकते हैं इसको देख के। कई बच्चों ने देख के आंसर बताना शुरू कर दिया स्टेबल, वो रॉन्ग हो जाएगा बेटा। पहले ये देखना है कि इसको डिस्प्लेस किधर करना है। तो आओ मैं एक्सिस और इक्वेटर
आपको दो अलग अलग डायग्राम बना के दोनों से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। तो देखो जी, पहले हम क्या करते हैं, एक्सियल लाइन के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं। तो ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, इनके बीच में बच्चों चार्ज है ये वाला, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब आप एक बात सोचिए कि अगर मैं इसको, अभी ये सेंटर पर है, सेंटर पर तो आप समझते हो, क्योंकि ये प्लस उसको ऐसे पुश करेगा F फोर्स से, और ये वाला प्लस ऐसे पुश करेगा, तो ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, क्योंकि इनकी डिस्टेंस इक्वल है, चार्ज भी इक्वल है। तो ये सेंटर पर क्या है, नल पॉइंट है। ये बात तो ठीक है, पर नल पॉइंट का मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। आपको मैंने बोला था कि नल पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि इस पे फोर्स जीरो होता है। तो इस पे बेटा फोर्स जीरो आ रहा है, लेकिन इसको मैं हल्का सा इधर डिस्प्लेस कर दूं, मान लो x डिस्टेंस से, तो अब ये यहाँ के बजाय यहाँ आ गया, तो किसके पास आ गया बताओ, इस पॉजिटिव चार्ज के पास आ गया, और पॉजिटिव चार्ज खुद पॉजिटिव के पास आ गया, तो क्या उसको पास आने देगा ये बताओ, नहीं, उसका इफेक्ट बेटा रिपल्शन करने का है, तो ये उसको वापिस क्या करेगा, पुश मारेगा, वापिस उसको बैक मारेगा उसको, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको ऐसे डिस्प्लेस करोगे तो इसका फोर्स उसको क्या करेगा, वापिस, इसका मतलब ये तो वापिस आने का टेंडेंसी हो गया, तो वापिस आने की टेंडेंसी हो तो उस बेटा क्या होती है बताओ, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एक्सियल लाइन के ऊपर ये कैसी इक्विलिब्रियम शो करेगा, स्टेबल। बहुत सिंपल है बेटा, उस तरफ भी करके देख लो, इस प्लस को आप उस प्लस के पास ले जाओ, क्या वो आने देगा, नहीं, वापस मारेगा धक्का उसको, वापस बैक। तो इसी को तो मैंने स्टेबल कहा था कि उससे आप थोड़ा लेफ्ट राइट करोगे तो वापस क्या होगा, बैक आ जाएगा, और बैक आने के बाद ओसिलेशन में आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूं, पहले इक्वेटर को चेक करते हैं। तो ये स्टेबल कहां पे है, ऑन एक्सिस, ठीक है, किसके लिए, 4 प्लस क्यू चार्ज, 4 स्मॉल प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। अब आओ सेकंड बात, इक्वेटर पर अगर बच्चों हम क्या करें, इसको इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर डिस्प्लेस कर दें, इस स्मॉल क्यू को मान लो मैं थोड़ा सा यहां ले जाऊं, प्लस क्यू। अब आप देखो अब क्या होगा, प्लस इसको दूर करेंगे ना, यानी कि ये प्लस उसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा रिपल्शन का, ठीक है, प्लस और प्लस में दूर वाला फोर्स, लेकिन ये प्लस भी तो लगा रहा है। अब आप बताओ कि ये दोनों फोर्स का नेट कहां लगेगा, इनके बीच में लगेगा नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या पास लाएगा या दूर लेके जाएगा, आपको दिख रहा है, ऑब्वियस है, दूर लेके जाएगा। दूर लेके जाएगा तो इसका मतलब मूव अवे वाली कंडीशन हुई या मूव बैक वाली कंडीशन हुई, रिटर्न बैक हुआ या मूव अवे हुआ, अवे वाली कंडीशन हो गई। तो इसका मतलब ये कैसी इक्विलिब्रियम, तो आपने बेटा इसको डिस्प्लेसमेंट दिया था इधर x, तो ये उधर ही चला जाएगा, इसका मतलब ये कौन सी इक्विलिब्रियम होगी, अनस्टेबल, ठीक है, 4 प्लस क्यू एट इक्वेटर। हालांकि बेटा हम देखेंगे माइनस क्यू के लिए उल्टा हो जाएगा, फिर जो इसके लिए अनस्टेबल बनी है ना, माइनस क्यू के लिए, समझते हो, माइनस होता तो फिर बाहर थोड़ी लगता फोर्स, फिर तो अंदर की ओर लगता। तो ये जो अनस्टेबल है ना, माइनस क्यू के लिए यही वाली स्टेबल बनेगी आगे, और ये जो स्टेबल है प्लस क्यू के लिए, वो माइनस क्यू के लिए वो वाली अनस्टेबल हो जाएगी। लेकिन वो माइनस क्यू को करने से पहले बेटा अनस्टेबल वाली तो नॉट ऑसिलेशन, नॉट शो ऑसिलेशन, तो इसकी बात तो खत्म ही हो गई। लेकिन हमें नेक्स्ट बात ये सीखनी है कि ये जो है ऑसिलेशन करता है, ऑसिलेशन बेटा क्या होता है, पहले मैं आपको वो बताता हूं, अभी 11th क्लास की बात कि ऑसिलेशन वाला क्या चक्कर है। देखो 11th क्लास के अंदर बेटा आपके पास एक टॉपिक था सिंपल पेंडुलम। कौन सा टॉपिक था, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम को समझाने के लिए मैं ये वायर लेके आया हूं, देखो, ठीक है। तो ये बेटा सिंपल पेंडुलम अभी सेंटर पे है, ठीक। अगर मैं इसको सेंटर से इधर कर दूं लेफ्ट साइड में तो वो तुरंत उसको जैसे छोड़ूंगा तो वो वापस बैक आ जाएगा, क्या ये यहाँ टिकेगा, नहीं, वापस बैक आ जाएगा, और फिर बैक आके दूसरी ओर चला जाएगा। फिर ये क्या शुरू कर देता है, देखो ऑसिलेशन, धीरे धीरे यहाँ पे रुकेगा। तो मैं इसको लेफ्ट में ले जाऊं तो भी ये वापिस आता है इधर, राइट में ले जाऊं तो भी, ध्यान दिया अपने बात पे, मैंने डिस्प्लेस किधर किया इसको, लेफ्ट में, ठीक है, डिस्प्लेस किधर किया, लेफ्ट में, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में, तो फोर्स उसको वापस लाता है। वापस का मतलब फोर्स की डायरेक्शन उस डिस्प्लेसमेंट के क्या होगी, अपोजिट होगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसलिए ऐसे फोर्स को बोला जाता है रीस्टोरिंग, क्योंकि वो वापस उसको रीस्टोर करना चाहता है। और रीस्टोरिंग फोर्स, या नॉर्मल लैंग्वेज में कहूं SHM वाला फोर्स या ऑसिलेशन वाला फोर्स, जो बैक लाता है उसको। तो बच्चों क्या हुआ, यहां पर हम क्या देख रहे थे, देखो कि चार्ज भी ऐसी ही टेंडेंसी रखता है। देखो जैसे मैं इसको शिफ्ट करता हूं लेफ्ट में, तो फोर्स इसके ऊपर किधर लगता है बताओ, राइट में, और ये राइट में आ जाएगा। लेकिन वही बात, सेंटर पे रुक नहीं पाएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोशन इनर्शिया ऑफ मोशन,
क्योंकि सेंटर में एकदम रुक नहीं पाएगा, दूसरी ओर चला जाएगा। पर जैसे ही वो दूसरी ओर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ बच्चों, राइट साइड में। अब ये प्लस उस पर वापिस फोर्स किधर लगाएगा, लेफ्ट साइड में। तो अब ये क्या करेगा इन दोनों के बीच में, और जैसे अभी मैंने आपको पेंडुलम बताया, एक बार इधर कर दिया, छोड़ दिया, आना चाहता है सेंटर पे, रुक नहीं पाता, दूसरी ओर चला गया, फिर वापस फोर्स लगता है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के दोनों तरफ क्या करता है, ऑसिलेशन करता है। इसे एसएचएम बोलते हैं। और एसएचएम के अंदर बच्चों हमने क्या बातें पढ़ी थी, नोट कर लो इसको, इन बातों को। तो अब मैं आपको ये बात बताता हूं, थोड़ी सी बात, एसएचएम या ऑसिलेशन की बात 11th वाली, ये थोड़ी सी नोट कर लेना, जितनी बात 11th की काम आएगी उतने पॉइंट नोट कर लेना। वो उसमें कंफ्यूजिंग पॉइंट बेटा ये है कि यहाँ हमारा फॉर्मूला चल रहा है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। क्या फॉर्मूला चल रहा है बताओ, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। यहाँ पे के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। लेकिन एसएचएम के अंदर, एसएचएम का जो फोर्स होता है जिसे हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, एफएसएचएम, वो भी बेटा यही होता है -kx। लेकिन k यहाँ होता है एसएचएम फोर्स कांस्टेंट या रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। उस k की वैल्यू जो थी m ओमेगा स्क्वायर होती है। और एसएचएम का जो टाइम पीरियड होता है टीपी, टीपी का मतलब टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, वो होता है 2 पाई अंडर रूट में m बाई के, मास अपॉन ये वाला कांस्टेंट रीस्टोरिंग। तो अब बेटा 2k से मिक्स, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अपना 12th वाला, ये 11th वाला है। वैसे तो चैप्टर अलग अलग जगह पर पढ़े हैं, पर जब एक ही जगह पर पढ़ेंगे तो इस k का नाम मैं k डैश कर दूंगा बेटा, k डैश। ठीक है, तो k डैश क्या हो गया, ये एसएचएम वाला कांस्टेंट हो गया 11th वाला। ये k अपना वैल्यू अलग अलग है दोनों की। सेकेंड बात, ये बेटा माइनस का साइन है, k तो कांस्टेंट है, इसका मतलब f जो एसएचएम वाला जो फोर्स होता है प्रोपोर्शनल टू -x, इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट होता है। डिस्प्लेसमेंट अगर एसएचएम आप प्रूव कैसे करते थे, अगर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में करो और फोर्स माइनस में लगे, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो और वो दोनों प्रोपोर्शनल हो, तो वो मोशन क्या हो जाती है, एसएचएम। क्या बोला बेटा मैंने, f प्रोपोर्शनल टू x हो, f प्रोपोर्शनल टू x होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, एसएचएम कहलाती है। ये अपनी बात थी 11th क्लास वाली। अब हमें बेटा यहाँ पे क्या सीखना है, क्योंकि हम देख रहे थे कि इसका टाइम पीरियड निकालो। हम ये देख रहे थे कि जो दो प्लस के बीच में जो प्लस है, अब अगर ये एक्सियल लाइन के ऊपर टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ऑन एक्सीज, ठीक है, क्योंकि एक्सीज पे ही एसएचएम करेगा बेटा, इक्वेटर पे तो करेगा नहीं, क्योंकि इक्वेटर पर तो क्या होगी, अनस्टेबल होगी, अनस्टेबल में तो ऑसिलेशन करेगा ही नहीं। ऑसिलेशन किस में करेगा बताओ, स्टेबल वाले में। स्टेबल कहाँ आ रही है, एक्सीज के ऊपर, यहाँ पे क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा, क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये नॉट शो ऑसिलेशन, इसमें लिखेंगे शो ऑसिलेशन। तो अब ये जो ऑसिलेशन कर रहा है ना, प्लस क्यू चार्ज के लिए हम अभी बात कर रहे हैं, तो प्लस क्यू चार्ज बेटा जो ऑसिलेशन कर रहा है एक्सीज पर, उसका टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है। टाइम पीरियड हमें इसका फाइंड करना है। करो 1 मिनट ट्राई इसको। देखो बेटा, फर्स्ट बात, अभी फिलहाल तो ये न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये दोनों फोर्स इक्वल होते हैं। ये तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बार बार बता रहा हूं। अब आप कहोगे सर बार बार यही बात क्यों बताई जा रही हो, इस क्वेश्चन के कारण। ये बेटा क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन है, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन नीट में भी आ सकता है। अब जेई के क्वेश्चन नीट में आने लगे हैं, आ सकता है। बहुत सिंपल मैं आपको बताऊंगा, बस एक लाइन बस कैलकुलेशन करके आप सॉल्व कर लेना। देखो कंसेप्ट समझो तो बेटा सब इजी है, फिजिक्स में, बायोलॉजी से भी इजी है अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो। कंसेप्ट नहीं समझ आया तो ये सब बहुत टफ लगता है उन बच्चों को। कंसेप्ट समझ आ गया तो सारे चैप्टर मिक्स एक ही चीज हो जाती है। कैसे कि एसएचएम के कंसेप्ट हैं, वही इलेक्ट्रो में यूज हो रहे हैं, तो बातें तो वही हैं। हम देखो एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना सीख रहे हैं इलेक्ट्रो के अंदर। बहुत आसान बात है, एक ही लाइन का कंसेप्ट होता है, पूरा पेज खत्म। एक लाइन शॉर्ट कर सकते हो। अभी आप देखो प्रीवियस 2 पेज को शॉर्ट करके देखो, सिस्टम इक्विलिब्रियम क्या होती है, जिसमें चार्ज को नल पॉइंट पे रख दें और सिस्टम जो रिपेल हो रहा था उसको अंदर खींच ले, बस काम खत्म हुआ। अंदर खींचने के लिए डिस्टेंस वगैरह देख लो आप। सेकंड बात, इक्विलिब्रियम 3 टाइप की होती है। स्टेबल, स्टेबल वो जिसको वो छोड़ना नहीं चाहता। अनस्टेबल, जिसको वो छोड़ देता है, हिलाने पे दूर ही जाता है। न्यूट्रल, जिसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होता, ना पास आता है ना दूर जाता है, कहीं भी रख दो एक जैसी रहती है, न्यूट्रल सी रहती है। ठीक है,
और जो स्टेबल होता है उसमें वो ऑसिलेशन करता है। वहां हम आ गए हैं बस। तो पूरी क्लास को आप बाद में समझ आने के बाद तो आप 5-10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। देखो बेटा, अब देखो कि अगर मैं ये कह रहा था कि इसको मैं थोड़ा इधर कर दूं, मान लो ये डिस्टेंस अभी तो आर आर इक्वल है, ये डिस्टेंसेस क्या हैं अभी तो इक्वल हैं, इसके ये फोर्स इक्वल हैं, कट गए। लेकिन मैंने देखो अभी किया क्या, मैंने नेक्स्ट डायग्राम में मैंने ये किया, आप बच्चों देखते रहना अभी, मैंने ये किया कि सेंटर के बजाय ना इसको थोड़ा सा मैं साइड में शिफ्ट कर दिया। मैंने इसको बेटा यहां पे ले आया प्लस क्यू चार्ज को। तो जनरल सी बात है कि अगर मैं इसको x डिस्टेंस से अंदर लाया हूं तो ये जो डिस्टेंस है अब ये कितनी हो जाएगी, r प्लस एक्स हो जाएगी। और ये जो डिस्टेंस है ये अब कम हो गई बेटा, r माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया चार। और जो डिस्टेंस कम हो गई है अब उसका फोर्स क्या होगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। अब ये जो फोर्स है F1 ये तो ज्यादा हो जाएगा, और इसका जो फोर्स है ये F2, अब ये F1 F2, पहले ये FF इक्वल थे, अब बेटा इक्वल नहीं है। अब इसमें कौन सा फोर्स बड़ा हो गया है, देखो F1 जो है वो ज्यादा होगा F2 से। क्यों ज्यादा होगा बच्चों बताओ, क्योंकि उसकी डिस्टेंस, जिस तरफ से डिस्टेंस कम हो गई तभी तो नेट फोर्स लगेगा ना, F1 बड़ा होगा तभी तो वापस धक्का मारेगा, तो प्लस क्यू को उसके पास लेके वापस धक्का मारेगा। तो जो नेट फोर्स जो आ जाएगा, अब जो नेट फोर्स आ जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ, F1 माइनस F2। तो वो अब जीरो तो नहीं होगा बेटा, ये तो पक्का है, नॉट इक्वल टू जीरो। पर कितना होगा ये हम अभी फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे बताओ, बहुत आसान सी मैं एक लाइन बताता हूँ, फिर आप बच्चे बस उसको कैलकुलेट कर देना। एफ नेट ये बेटा किसके बीच फोर्स है, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, और ये डिस्टेंस कितनी है आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और वो डिस्टेंस कितनी है बताओ, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, F2 वाली। तो F1 वाली डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस एक्स, F2 वाली कितनी है बताओ, आर प्लस एक्स। हो गया बेटा, बस इसको सोल्व कर दो, 2-3 लाइन तो लगेंगी, सोल्व कर दो आप इसको, बस आंसर आ जाएगा। इतना ही कंसेप्ट था बेटा कि पहले डिस्टेंस आर आर सेम थी, इसको इधर किया तो आर माइनस एक्स होगी, वो आर प्लस एक्स होगी, बस वहां आर माइनस एक्स रख दो, वहां आर प्लस एक्स कर दो, सोल्व कर दो इसको एलसीएम लेके। हालांकि सोल्व जेई का क्वेश्चन है तो सोल्व करने में हो सकता है 2-3 लाइन लगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, 10th वाले मैथमेटिक्स के बेस पे नॉर्मल ही है, हो जाएगा, कर दो। देखो बच्चों, एफ नेट साथ साथ मैं भी करता हूं सोल्व, के क्यू क्यू तो इसमें कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लाइन होगी, मैं पूरे स्टेप लिखूंगा ताकि आपको कोई भी स्टेप मिसिंग नहीं रहे। एफ नेट, ठीक है, पूरे स्टेप लिखूंगा, थोड़ा सा बड़ा लग सकता है क्वेश्चन लेकिन स्टेप मिस नहीं करूंगा मैं। आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और क्या हो गया आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ऊपर क्या आ जाएगा आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू क्यू इन ब्रैकेट, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन वो साइन उल्टे हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है। तो मैं इसको बेटा मैं कैसे लिखूंगा, साइन अपोजिट करके, इसको मैं कैसे लिखूंगा, साइन को अपोजिट करके कैसे लिखूंगा इसको, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बेटा, साइन उल्टे कर दिए, यहाँ माइनस आना था वहां प्लस कर दिया, प्लस आना था माइनस, ये a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बस रिड्यूस हो जाएंगे स्टेप, ये कट जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू क्यू, 2rx और 2rx कितने होते हैं 4rx डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये बेटा आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये फोर्स का आंसर तो हो गया, लेकिन अभी अपने इसमें कंडीशन देखनी है कि अगर इसमें x इज वेरी वेरी लेस देन r होता तो बेटा वो SHM भी बन जाती। यहां तक ये मोशन कैसी है, ये मोशन कैसी है, ऑसिलेशन है। तो अगर बेटा यहां अगर ये कंडीशन लिखी हो
तो आप उसको क्या बोलेंगे, SHM। अदरवाइज आप क्या बोलेंगे, अगर ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल गिवन हो तो SHM, और नहीं दी है तो हम उसको क्या मानेंगे, ऑसिलेशन। और अगर ये x बेटा नेग्लिजिबल है तो नेग्लिजिबल को जोड़ने या घटाने में आप छोड़ सकते हो, तो इसको छोड़ दो। तो आगे की लाइन क्या बन जाएगी, देखो F नेट इज इक्वल टू KQQ, ऊपर क्या था बताओ, 4RX था, और नीचे देखो क्या था बेटा, नीचे क्या था यहाँ पे, नीचे क्या था यहाँ पे देखो, आर स्क्वायर माइनस है, एक्स तो 0 हो गया, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या बचेगा बताओ, आर की पावर 4 बच जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, आर की पावर 4 आ गया, तो आर से कट जाएगा, तो एफ नेट वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं मैं, तो यहाँ माइनस भी आएगा, माइनस अभी बताता हूं आपको, 4KQQ, 4KQQ, 4 पहले आ गया, आर ये कट के नीचे क्या बच गया, आर क्यूब, और बाहर क्या बच गया बेटा, एक्स। अब माइनस मैंने क्यों लगाया बताओ, माइनस बच्चों मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैंने उसको एक्स डिस्प्लेसमेंट किधर दिया था, लेफ्ट में, तो फोर्स F1 किधर लगा था, राइट में, F1 बड़ा था ना, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट x और फोर्स क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ये अपोजिट है, और बीच में ये सारा कांस्टेंट है, देखो 4 भी कांस्टेंट, के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, दोनों चार्ज कांस्टेंट, r जो टोटल डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट ही है। तो अब ये SHM के इक्विवेलेंट हो गया, F इज इक्वल टू माइनस K डैश x, और इसका टाइम पीरियड क्या, देखो माइनस, इस पूरा कांस्टेंट है तो इसको हम K लिख सकते हैं, और ये F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया। इसका मतलब मोशन कैसी होगी बच्चों, SHM होगी, जिसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m बाई K डैश, ठीक है। तो SHM बच्चों प्रूव हो गई यहाँ से। ये बात थोड़ी 11th वाली थी लास्ट से, कि x को नेग्लिजिबल माना, तो ये जो बेटा फोर्स आ गया ये F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया, यानी x डिस्प्लेसमेंट था और बाकी सब कांस्टेंट था। तो अब ये SHM की कंडीशन प्रूव हो गई है, जिसका टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई अंडर रूट m बाई, और K डैश की वैल्यू यहाँ रख दो बेटा, K डैश की क्या वैल्यू है, 4KQQ बाई आर क्यूब, ये आंसर हो गया। ये बेटा यहां तक तो गए थे अपने जेई वाले क्वेश्चन के अंदर, लेकिन अपने अगर नीट वाला क्वेश्चन देखो तो आप बिल्कुल बस यहां तक ही है बेटा आपका क्वेश्चन, बस ये यहां तक। अच्छा नीट तक देखो तो अभी जेई में इतना सा जितना आया था ना, टाइम पीरियड तक आगे बढ़ सकता है, क्योंकि 11th का कंसेप्ट उन्होंने एडिशन कर दिया बीच में। अगर अपने 12th के अंदर ही रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर के अंदर रहे, तो बहुत आसान है बेटा। एक से डिस्टेंस कितनी होगी, r माइनस एक्स, एक से कितनी होगी, r प्लस एक्स, और आप बस LCM ले लो। ये 3 लाइन तो लगी है पर आपका आंसर आ गया बेटा। ये 3 लाइन को आप और रिड्यूस करते 2 लाइन में आंसर लाए थे, 2 ही लाइन का खेल है बेटा। ये फोर्स आ गया, फिर इसमें 2 लाइन कंडीशन की और जुड़ जाए तो IIT का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। क्या 12th, क्या IIT, क्या नीट, सब इजी है। एक कंसेप्ट, एक लाइन को सीख डाला तो इसको तो तुमने कर डाला, ठीक है। नोट कर लो बेटा इसको। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में प्लस क्यू के बजाय माइनस चार्ज लेके सिखाऊंगा, सारी कंडीशन सिखाएंगे ना आपको, कंप्लीट करेंगे सब चीजें। देखो बेटा अब है माइनस चार्ज, तो ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज, और बीच में है माइनस चार्ज। फिर से एक्सीजोर इक्वेटर पे, तो आप बेटा डायरेक्ट कभी नहीं कह पाओगे कि यहाँ माइनस देख लिया और आपने कह दिया कि ऐसा नहीं करना है। एक्सीजोर इक्वेटर भी दिया होना चाहिए, हाँ उसका अपोजिट बनेगा। देखो कैसे, हम इनको चेक करते हैं। देखो पहले ये है बेटा प्लस क्यू, और ये भी कैसा है, प्लस क्यू। अब ये बीच में कौन सा चार्ज है, माइनस का है, बिल्कुल ठीक है, माइनस का चार्ज है। आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखो तो ये प्लस क्यू का फोर्स बढ़ जाएगा, जिसके वो पास जाएगा, डिस्टेंस कम हो गई तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे ही वो इसके पास जाएगा, क्या वो वापस आना चाहेगा, नहीं बेटा, माइनस तो चाहता ही था प्लस के पास जाना, तो माइनस को आपने डिस्प्लेस किया, तो क्या वो रिटर्न बैक होगा या मूव अवे, मूव अवे होगा। तो माइनस सीधा जाके उस प्लस से चिपक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन क्या होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गई। यहां पर बेटा देखो कि जो प्लस क्यू चार्ज था उसके लिए ये एक्सियल पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट वाली स्टेबल इक्विलिब्रियम थी, इधर अनस्टेबल होगी तो नॉट ऑसिलेशन, यहां तो ऑसिलेशन होंगे नहीं, बात ही खत्म होगी, मूव अवे, ठीक है। इधर कर दिया तो भी, अगर राइट में किया तो भी माइनस दे, तो अनस्टेबल वो होती है जिससे थोड़ा सा एक बार हिला दिया, अनस्टेबिलिटी होती है, थोड़ा सा हिला दिया तो वापस नहीं आता, मूव अवे, दूर भाग जाता है। इसको इधर करेंगे तो भी वो उसकी तरफ चला जाएगा। लेकिन बेटा अगर इसको इक्वेटर पर सीखेंगे
तो इक्वेटर पर क्या होगा देखो, क्योंकि ये चार्ज प्लस के हैं, ये चार्ज प्लस के, तो अब अगर आपने इसको इक्वेटर पे शिफ्ट कर दिया माइनस को, तो क्या होगा, ये माइनस तो बेटा अट्रैक्टिव नेचर का होगा ना, तो ये प्लस उसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये देखो ये एफ और एफ फोर्स अट्रैक्शन के हो जाएंगे, जो पहले रिपल्शन के लगे थे, तो एफ नेट बेटा क्या हो जाएगा इसका, इनसाइड। तो आपने शिफ्ट किधर किया था, इसको शिफ्ट किधर किया था, ऊपर। आपने शिफ्ट किधर किया था, माइनस को ऊपर, ये डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऊपर था, तो फोर्स वेक्टर किधर लगेगा, नीचे, तो ये नीचे आ जाएगा। लेकिन नीचे आएगा एकदम रुक नहीं पाएगा बेटा, दूसरी ओर चला जाएगा, फिर दोबारा उसके ऊपर फोर्स लगेंगे ऐसे, ठीक है। तो इस तरह ये मत सोचना गिर जाएगा, ये ग्रेविटी फ्री जोन है बेटा, इसमें ग्रेविटी फ्री जोन है। हम सिर्फ कौन सा फोर्स स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक को, चार्ज पार्टिकल है, बहुत हल्का है, ग्रेविटी नहीं है। तो अब देखो नीचे आएगा, फिर प्लस उसको फिर ऊपर खींच लेंगे, तो ये यूं यूं इसके अंदर क्या करेगा, ये SHM करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये क्या करेगा, SHM। पहले ऊपर गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे लगा, फिर नीचे आएगा तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। तो इनके बीच में ये क्या करेगा, SHM करेगा, इनके बीच में बेटा क्या करेगा, SHM करेगा, ठीक है। कई बार ये डायग्राम ऐसे नहीं बना होता, ऐसे बना होता है। देखो ये प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, तो इनके बीच में इधर शिफ्ट कर दिया, ये भी तो बेटा इक्वेटर होगी, मिलाने वाली लाइन से परपेंडिकुलर इक्वेटर होगी, तो एक ही बात है। तो फिर ये क्या, अभी ये वाई एक्सिस के ऊपर SHM करेगा, ये वाई होगी प्लस वाई, ये अभी एक्स एक्सिस के ऊपर SHM करेगा। वही बात, ये फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा, ये इधर से अट्रैक्शन लगेगा, माइनस को प्लस खींचेगा, नेट फोर्स कहाँ हो जाएगा, अंदर की ओर, तो ये इस लाइन के ऊपर ये ऑसिलेशन करेगा। तो दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो एक्स एक्सिस पे ऑसिलेशन कराएगा या वाई पे, वो एक ही बात होंगी, दोनों का सॉल्यूशन, कंसेप्ट और कैलकुलेशन एक जैसी रहेगी, ठीक है। तो आप समझ गए बेटा, ये तो ऑसिलेशन कर ही नहीं रहा और ये ऑसिलेशन कर रहा है। शो ऑसिलेशन क्यों कर रहा है, क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो अब हम इसका टाइम पीरियड निकालना सीखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या सीखेंगे, टाइम पीरियड ऑफ दिस SHM, टाइम पीरियड ऑफ दिस SHM, ये हम अभी बेटा इसमें सीखेंगे। तो मैंने आपको अभी क्या बात बताई है, उसको मैं फिर से अभी रिवाइज कर देता हूँ। मैंने आपको ये बोला है बेटा कि ये 2 प्लस क्यू चार्ज हैं, कैसे चार्ज हैं बताओ, प्लस क्यू, और यहाँ पे कौन सा चार्ज है बताओ, माइनस क्यू। ये कौन सा चार्ज है, माइनस का क्यू। और हमने आपको ये कहा कि इसको आपने शिफ्ट कर दिया, पहले तो ये सेंटर पे था, फिर आप इसको ऊपर ले गए, ठीक है। मान लो कितना भी ऊपर ले गए, x डिस्टेंस ले गए, और ये डिस्टेंस इक्वल है, अभी R ही हैं दोनों। अच्छा, अब माइनस पर बेटा फोर्स किधर लगेगा बताओ, ऐसे लगेगा, इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है, F और F। अब आप ये बताओ कि ये फोर्स थोड़े से बेटा ऐसे किसी एंगल के ऊपर लग रहे हैं, और जब फोर्स किसी एंगल के ऊपर लगते हैं तो हम उनके कंपोनेंट लेते हैं, जिसमें इस पहले इस फोर्स को देखो, थीटा को टच करने वाला कंपोनेंट बेटा कौन सा होता है, एफ कोस थीटा। और ये ऐसे लग रहा है ना, तो एक कंपोनेंट नीचे होगा और एक इधर होगा, ये कंपोनेंट कौन सा है बताओ, इसका एफ साइन थीटा। और ये फोर्स कैसे लग रहा है, यूं लग रहा है, इसका मतलब एक कंपोनेंट तो नीचे ही होगा, नीचे वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा इसका, एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट बेटा इसका कौन हो जाएगा, एफ साइन थीटा। तो एफ कोस लिखा है मैंने, थीटा आप समझ लो, तो दोनों एफ कोस थीटा क्या आ गए, सेम डायरेक्शन में, पर साइन थीटा क्या आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में। सो साइन थीटा तो बेटा कैंसिल हो गए, तो एफ नेट क्या बन गया उसके ऊपर, 2f cos थीटा। ये फोर्स कितना हो जाएगा, 2f cos थीटा। अच्छा, आपने बेटा डिस्प्लेसमेंट किधर दिया था, सेंटर से डिस्प्लेसमेंट किधर किया था इसको, x डायरेक्शन से ऊपर की ओर, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की ओर, तो ये वापस बैक आएगा और ऑसिलेशन करेगा। बस आप तो बेटा इतना सा काम कर दो, यहाँ डिस्टेंस वगैरह सही देख लेना, एफ के क्यू क्यू बाय ये डिस्टेंस। अब बेटा क्यू और कैपिटल क्यू में डिस्टेंस ये वाली है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होगी कितनी, ये या ये डिस्टेंस r है और ये x है, तो ये कितनी हो जाएगी बताओ, r² प्लस x² का रूट। और k q1 q2 बाई r² होता है, तो वो इस डिस्टेंस का अपने स्क्वायर कर देंगे, तो रूट तो आएगा नहीं, स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया। और कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। बेस कितना होता है, थीटा के सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता है, बेस कौन सा है इसमें, x, और हाइपो कौन सा है, r², तो x बाय अंडर रूट में r² प्लस x²। लो बेटा इसको सोल्व कर दो, वही 2-3 लाइन लगेंगी, आपका जेई वाला आंसर आ जाएगा इसका। ये भी जेई का क्वेश्चन है प्रीवियस,
कि यहाँ पे भी टाइम, बहुत आसान है बेटा, बिल्कुल ही सिंपल है। ठीक है, बस इतना सा है, आपको तो बस फोर्स देखना है, वही 2F cos थीटा, तो काम खत्म हो गया। अब F नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2k/q/x डिवाइड बाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, पावर कितनी है 3/2 है। ठीक है, यहां तक अपना नीट वाला आंसर तो हो गया। अब बात उठती है कि अगर वो कंडीशन यहां तक मोशन ऑसिलेशन रहेगी, लेकिन अगर स्पेशल कंडीशन हो x इज वेरी लेस देन r, तो x को बेटा जोड़ने या घटाने में छोड़ देंगे, नेग्लिजिबल है, तो ये x को 0 मान लिया, तो आर स्क्वेयर की पावर कितनी बच जाएगी 3/2, तो आर स्क्वेयर से स्क्वेयर कट जाएगा, तो आर स्क्वेयर की पावर 3/2, आर स्क्वेयर की पावर 3/2, तो स्क्वेयर से स्क्वेयर कट के आर क्यूब बच जाएगा। ठीक है, तो एफ नेट मैं वेक्टर में भी लिख देता हूं, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन वही बताता है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट होते हैं, तो नेगेटिव साइन आ गया, 2k/q डिवाइड बाई आर क्यूब, और बाहर क्या रह गया, x रह गया। तो फिर से देखो कि ये तो बेटा वही चीज आ गई, क्या आ गई, एफ नेट प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स वेक्टर, तो ये तो फिर से वही कंडीशन आ गई, SHM वाली कंडीशन, क्योंकि ये सब तो क्या है, कांस्टेंट ही है, तो एफ नेट किसके इक्वल बन जाएगा बताओ, माइनस k-x। k- किसको कहा, इन सभी कांस्टेंट का नाम हमने क्या रख दिया, k-। और टाइम पीरियड बच्चों पता ही है आपको क्या होता है, SHM का टाइम पीरियड 2π√m/k-, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2πm/k- की वैल्यू किसको माना है 2k/q/r³, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, ये भी आ गया, तो ये 2 लाइन और ऐड कर लो तो IIT बन गई, वहां तक रहो, तो 2 लाइन अब बेटा ऐड हो सकती है ना, नीट में भी आ सकता है, अपडेशन हुआ एग्जाम का, तो है सिंपल सी, वही बस एक SHM की एक लाइन बतानी थी बस आपको। तो ये बच्चों अब इसको रिड्यूस करो कि अगर पहले क्या था, प्लस चार्ज तो एक्सिज पे करता था ऑसिलेशन, और माइनस कहाँ करता है, इक्वेटर पे, तो एक्सिज पे क्या था, एक डिस्टेंस r-x, एक r+x, गया काम से बस। इसमें मैंने क्या लिया, कंपोनेंट लिए 2F cos थीटा, और गया काम से बस ये, उस देखो 2F cos थीटा के बाद तो बेटा 2 ही लाइन लिखी है, और ये आंसर ही है सेकंड लाइन का, तो फिर एक 2 लाइन और की, तो ये IIT का भी क्वेश्चन बन गया। ये बेटा आपने दोनों तरह का टाइम, अब चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए, प्लस क्यू वाली एक्सीज और इक्वेटर, माइनस क्यू वाली एक्सीज और इक्वेटर, आप सब में एक्सपर्ट, बस आप तो इसको रिवाइज करो अच्छे से, चीजों को माइंड में इसको एडजस्ट करो, नोट्स बना के रखो, नोट कर लो। देखो बेटा ये भी एक प्रीवियस जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, सेम ही है, सिंपल है। देखो मैं आपको बताता हूं क्या इसमें पूछा गया था, क्या था इसमें, देखो 2 इक्वल चार्जेज Q आर केप्ट, x इज इक्वल टू -a एंड x इज इक्वल टू +a। तो देखो बच्चों क्या है कि 2 चार्ज रखे हुए हैं ऐसे, ठीक है, कौन कौन से चार्ज हैं बताओ, 2 इक्वल चार्जेज, तो ये वाला एक चार्ज है, ये भी Q है और ये भी Q है, कुछ भी नहीं लिखा तो प्लस मान लो, लेकिन ये 0 है, इधर ये रखा हुआ है -a पर, और ये रखा हुआ है x इज इक्वल टू +a पर, ये x एक्सिस है, इधर कौन सी एक्सिस जा रही है, x एक्सिस, ये बीच में 0, ये +a पर, ये -a पर, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, a हो गई, इसकी डिस्टेंस भी क्या होगी, a हो गई। नेक्स्ट बात, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज Q0 इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, यहाँ ओरिजिन पे बेटा एक चार्ज पड़ा है Q0, अगर इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर दिया y डायरेक्शन में, अगर बेटा इसको आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर दिया y डायरेक्शन में, लेकिन ये चार्ज है कैसा, ठीक है, ये भी +q है, ये भी +q है, अब की बार ये वाला चार्ज भी कैसा है, +q है, तो बेटा प्लस प्लस के कारण प्लस होगा इक्वेटर पे, तो आप समझते हो कि इसके ऊपर फोर्स तो दूर वाला लगेगा, ये F, यानी ये पास तो नहीं आएगा, ये तो किधर जाएगा बताओ, अवे, यानी ये तो अनस्टेबल हो गई, ये तो समझ गए कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, लेकिन इसने पूछा क्या है, along y एक्सिस उसको डिस्प्लेस कर दिया, देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, अब नेट फोर्स बेटा इस पे किधर लगेगा, तो देखो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा बन गया ये, बस इतना ही फर्क है, इतना ही डिफरेंस है कि वो माइनस चार्ज था, उसमें नेट फोर्स अंदर आया था, यहाँ पर बेटा प्लस चार्ज है, तो उसमें फोर्स क्या आया, बाहर आया है। तो अब क्या होगा, जैसे ये थीटा एंगल थे, तो इसके जो कंपोनेंट होंगे ना बेटा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो एफ, इस एफ का कंपोनेंट ये इधर आएंगे, एफ कोस थीटा, और इधर कौन सा आ जाएगा, एफ साइन थीटा, और इस एफ का कंपोनेंट इधर कौन सा आएगा, एफ साइन थीटा, और ऊपर की ओर यहाँ कौन सा आएगा, एफ कोस थीटा। तो फिर से देखो एफ कोस थीटा ऐड, लेकिन वो चार्ज पॉजिटिव है,
तो वो अवे वाली कंडीशन होगी। यानी ये पॉजिटिव चार्ज के लिए कौन सी इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। लेकिन यहाँ हमें स्टेबल अनस्टेबल नहीं बताने हैं, हमें नेट फोर्स पूछा गया है। तो नेट फोर्स बेटा कितना आ गया, 2F cos थीटा, क्योंकि साइन कंपोनेंट तो कट गए, बस ये आपका सोल्व हो गया, बस आंसर आ जाएगा। आंसर के शब्दों में 2F की वैल्यू KQQ बाय, ये डिस्टेंस देखो बेटा, ये डिस्टेंस तो y है, ये a है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये या ये a है, ये y है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये होता क्या है, KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट नहीं आएगा, तो पहले की तरह a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और कोस थीटा क्या होता है बताओ, बेस अपॉन हाइपो, यानी y अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ भी बच्चों हमने क्या देखा कि वो सेम उसी तरह से नेट फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, 2KQQy बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। और अगर y नेग्लिजिबल है, यहाँ भी इसने गिवन है y नेग्लिजिबल है, लेकिन SHM नहीं है बेटा, SHM तब होती है जब ये चार्ज माइनस होता है, यहाँ प्लस चार्ज के साथ है तो कोई बात नहीं है, ये माइनस का साइन नहीं आएगा। यानी कि अब इसको डिस्प्लेस अगर ऊपर किया है तो फोर्स भी ऊपर ही लग रहा है, सेम डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन y को अगर नेग्लिजिबल करेंगे तो y को छोड़ दो, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो a क्यूब बच जाएगा, तो F नेट क्या बचेगा, 2KQQy बाई a क्यूब। तो इनको ब्रैकेट में कर लो, ये कांस्टेंट है, तो F नेट फिर से किसके प्रोपोर्शनल आ गया, y के। डिफरेंस क्या है बेटा, यहाँ माइनस y नहीं है, y के प्रोपोर्शनल है, तो a आंसर हो जाएगा। किसके प्रोपोर्शनल है, y के। माइनस y के कब होगा, जब ये नेगेटिव चार्ज होता प्रीवियस में, ठीक है, और ये तो कभी नहीं होंगे। तो इस तरह से आप समझ गए। इस जेई का क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल था बस 2F cos थीटा। आप इस स्लाइड को शॉर्ट करो तो बस देखो उसमें r माइनस एक्स, r प्लस एक्स और 2F cos थीटा। लास्ट में अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैं आपको कराऊंगा अभी। अब बेटा मैं आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन सिखाता हूँ, टफ होगा लेकिन मैं सिखा रहा हूँ ना आपको, तो आप सीखो उस चीज को, ठीक है, वो भी सीखना जरूरी है आपको। देखो, एक तो डिफरेंशिएशन का मैक्सिमा निकालना, क्योंकि बेटा बहुत सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस क्लासेज में भी आए हैं, कूलम्स लॉ वाले में भी मैंने सिखाया था क्लास में आपको, एनसीईआरटी बेस प्रॉब्लम में ही सिखाया था कि मैक्सिमा वाला क्या होता है। देखो बेटा, मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, अगर कोई वेरिएबल फंक्शन है ऐसे, और मान लो ये यहाँ पे मैक्सिमम हुआ है, मैक्सिमम वो होता है उसके बाद उसकी स्लोप बेटा चेंज हो जाती है। ये हम 11th में पढ़ते थे डिफरेंशिएशन बेसिक मैथ में। सोचो भी कोई मैक्सिमम है, मैक्सिमम का मतलब पीक पे तो पहुंच गया, अब और ऊंचा तो जा नहीं सकता, अब उसको कम होना पड़ेगा ना। तो ऐसे फंक्शन होते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए क्या बन जाते हैं, स्ट्रेट लाइन। यहाँ तो कर्वेचर थी, यहाँ भी कर्वेचर, लेकिन थोड़े से पार्ट में ये क्या बन जाता है बेटा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन जाता है। और जब ये स्ट्रेट लाइन बन जाता है तो इसका मतलब ये कांस्टेंट हो जाता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए हम ये बोलते होते हैं कि फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा वो होता है जहां पे उसका डिफरेंशिएशन होता है उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, वो क्या होता है, जीरो आ जाता है। ठीक है, ये हम पढ़ते होते हैं। अब ये मैं आपको सिखा रहा हूं। अब इसमें एक चीज मैं आपको और बताता हूं, इसके अंदर आपको बेटा थोड़ा टफ वाला डिफरेंशिएशन अभी नहीं आता है। मान लो कोई आपको ऐसा डिफरेंशिएशन दे दे, x बाय नीचे क्या है, डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसका डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। और अगर इसका डिफरेंशिएशन जीरो है, क्वेश्चन दे दिया कि इसका डिफरेंशिएशन जीरो है, देन x की वैल्यू बताओ, देन x बताओ कितना है। तो बच्चे कहेंगे सर ये वाला डिफरेंशिएशन तो हमें टफ लगता है। तो बेटा कोई बात नहीं, टफ था ही, 11th में किया था, पर 11th के भी ये टफ में था, तो आज मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। इसको बेटा यूवी वाला बोलते हैं, यूवी वाला क्या बोलते हैं, यूवी वाला डिफरेंशिएशन। यू और वी आते हैं, यू और वी वाला बेटा डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो डी बाई डी एक्स यू अपॉन में वी, यू अपॉन में वी। अगर ऐसा बेटा डिफरेंशिएशन आता है, इसका फॉर्मूला v du बाई डी एक्स, वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, v पहले आता है बेटा, v पहले आता है, ठीक है, मेरे नाम से याद रख लेना कि विकास सर का नाम v पहले आता है, ठीक है, और v स्क्वायर भी है नीचे। पर इसमें कंफ्यूजन आता है बच्चों को, v पहले आएगा या u, तो पहले v, ट्रिक बता दी, v पहले, विकास पहले, v डी यू बाई डी एक्स, यू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अब बेटा क्या होता है इसमें
कि u और v हमने पहचान लिए, u अपॉन v, ऊपर वाला u होता है, नीचे वाला v होता है। तो इस डिफरेंशिएशन को बेटा हम कैसे करेंगे, देखो हल्का सा ये आपको बड़ा जरूर लग सकता है, लेकिन हम इनको अभी सोल्व कर देंगे। देखो कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। इक्वल टू, इसका इक्वल टू क्या आएगा, पहले v की वैल्यू लगाओ, v की वैल्यू ये बड़े वाली है, तो v की वैल्यू बच्चों क्या है, d²/4 प्लस x² की पावर 3/2, ये v हो गया। du/dx, तो u कितना है यहाँ पे, u x के बराबर है, तो dx/dx आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, dx/dx माइनस x, x किसकी जगह पे, u, d/dx इंटू v, अब v तो बहुत बड़ा है बेटा, यानी कि d/dx इंटू में v तो ये है d²/4 प्लस x² की पावर 3/2, इतना बड़ा है ये तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करना पड़ेगा, पहले इस पूरे का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n(x की पावर n-1), फिर इसका अंदर डिफरेंशिएशन, ऐसे ही करते थे ना बेटा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इस v का डिफरेंशिएशन n(x की पावर n-1), n, ठीक है, और x पूरे को x माना है, d²/4 प्लस x² की पावर कितनी है, 3/2 माइनस 1 डॉट, अब x² अंदर, इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया, 0 प्लस 2x यानी कि 2x आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों, हो गया। अब ये मान लो आपको 0 के बराबर दिया है मैक्सिमा कंडीशन के लिए, ये आपको किसके बराबर दिया है, मान लो 0 के बराबर दिया है, कि उसने कहा कि मैक्सिमा आपको निकालना है, ठीक है। तो अब ये dx/dx तो 1 हो गया, तो d²/4 प्लस x² की पावर 3/2, ये माइनस वाला उस साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, और 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3x², x ये रहा, x ये भी रहा, 3x² इन ब्रैकेट d²/4 प्लस x² की पावर 3/2 माइनस 1 कितना होता है, हाफ होता है। तो अब बच्चों क्या होगा कि ये तो पूरा हाफ ये इससे कट गया, लेकिन इसकी पावर 1 बच गई, क्योंकि 3/2 का मतलब 1.5 होता है, मतलब 1.5, हाफ कट गया 1 बच गया, तो ये आ जाएगा d²/4 प्लस x² इज इक्वल टू 3x², तो d²/4 क्या हो जाएगा, हो गया बस आंसर 2x², तो x² क्या आ जाएगा d²/8, तो x क्या आ जाएगा d/2√2 प्लस माइनस, ठीक है, d/2√2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें बच्चों बस आपको एक काम करना है, ये फॉर्मूला u/u मैं सिखा रहा हूं ना बेटा आपको, इससे टफ तो डिफरेंशिएशन कभी आएगा ही नहीं, आप तो ये फॉर्मूला याद कर लो, v du/dx u d, हो गया याद, पक्का पता है, हो गया v du/dx, फिर u dv/dx डिवाइड बाई v², ओके। अब क्या हुआ, इसमें u और v पता है, ऊपर वाला u नीचे वाला v, तो बस यहाँ रखने हैं, v और u तो रखना ही है, ये डिफरेंशिएशन करना है, ये सिंपल आए तो ठीक है, पूरा आए तो n पावर से कर लेना, n(x की पावर n-1), जैसा मैंने आपको सिखाया था। अब इसके ऊपर जो बेटा हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 इक्वल चार्जेज आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d। देखो ये कह रहा है कि 2 इक्वल चार्ज हैं, वो d डिस्टेंस से सेपरेट हैं। देखो ये 2 इक्वल चार्ज हैं प्लस q, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है d, टोटल डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की d, और बाई सेक्टर पर x डिस्टेंस के ऊपर एक और चार्ज रखा गया है, x डिस्टेंस के ऊपर एक थर्ड चार्ज रखा गया है q। तो अभी आपने प्रीवियस में ये देखा था कि उसके ऊपर बच्चों फोर्स कितना लगता था, 2f cos थीटा, वही बात कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये f है, ये f है, तो साइन कंपोनेंट तो इसके कट गए थे, तो यहाँ पे क्या आया था f cos थीटा और f cos थीटा, और ये वाले कंपोनेंट क्या थे f sin थीटा, ये वाले भी क्या थे f sin थीटा, तो ये कट गए थे, और ये x है ये d है, तो ये वाली डिस्टेंस बेटा अब की बार क्योंकि ये d दे दिया तो ये वाली डिस्टेंस अब d/2 हो गई, तो बस डिस्टेंस थोड़ा अलग सीख लो कि r/2 दे दे तो क्या करें, बस कैलकुलेशन का मेथड तो वही रहेगा, पर ये डिस्टेंस अब हो जाएगी d²/4 प्लस x² हो जाएगी। तो f नेट तो हमारा वही होता है, क्या होता है बताओ, 2f cos थीटा। सेम क्वेश्चन, कोई चेंज है, बिल्कुल भी नहीं है चेंज। f की वैल्यू बेटा q/r², तो कितना आ जाएगा d²/4 प्लस x², cos थीटा कितना है चेक करो, बेस अपॉन हाइपो, d²/4 प्लस x², तो f नेट किसके इक्वल आ गया बताओ, 2kq(q)x
बाय डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कोई फर्क नहीं है बेटा, सेम ही चल रहा है। लेकिन अब देखो यहाँ चेंज क्या हुआ कि डिस्टेंस x की वो वैल्यू बताओ जहां वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स फील करता है, जहां वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स फील करता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए बेटा dF बाई dx क्या हो जाना चाहिए, 0 फॉर मैक्सिमम फोर्स। अब ये मैक्सिमम फोर्स प्लस चार्ज पे लगेगा या माइनस पे, इसका बेटा रीजन क्या है इसको पूछने का। देखो ये फोर्स है, इसको देख के आप मैक्सिमम मिनिमम बता नहीं पाओगे, ठीक है। आप वो तो बता पाओगे कि एक्स नेग्लिजिबल हो गई, एक्स नेग्लिजिबल होगी तो SHM करेगा या नहीं करेगा, प्लस चार्ज है यहाँ पे तो नहीं करेगा, अनस्टेबल होगी। लेकिन मैक्सिमा मिनिमा इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि एक्स इसमें ऊपर भी है, एक्स इसमें नीचे भी है। अब अगर ऊपर वाले बेटा एक्स को देखा जाए तो हमें ऐसे फील आएगा, ऊपर वाले एक्स को देखा जाए तो हमें ऐसे फील आएगा। क्या फील आएगा बेटा ऊपर वाले एक्स के लिए, कि ये एफ नेट जो है वो प्रोपोर्शनल है एक्स के, एफ नेट क्या है, एक्स के प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर अपने एक्स नीचे वाले को देखें तो यहां से तो एक्स बढ़ने से एफ बढ़ेगा, लेकिन यहां से देखा जाए तो एक्स बढ़ने से फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो अब हम इस चीज को मैक्सिमा निकालने के लिए ऐसे केस में हम डिफरेंशिएशन का सहारा लेते हैं कि यहाँ पे इनका डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स, और फोर्स की वैल्यू बच्चों क्या है आपकी, फोर्स की वैल्यू क्या है, के क्यू क्यू एक्स बाई डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें से जो कांस्टेंट है के क्यू क्यू उसको तो बाहर ले लो, और अंदर क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, ऊपर तो बेटा एक्स रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर। तो मैंने आपको बेटा कंसेप्ट समझा दिया कि ये 0 हो जाना चाहिए। अब के क्यू क्यू तो बाहर ही पड़ा रहेगा, के क्यू क्यू तो बाहर ही पड़ा रहेगा, ठीक है। और इसका जो अपने जब डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा इस चीज का, ये डिफरेंशिएशन देखो हमने यहाँ पे किया था, अभी सेम ही तो किया था डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स एक्स बाई डी स्क्वायर। इसका जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ये 2-3 स्टेप आज आपको सीखने हैं। तो आपका बेटा एक्स कितना आ जाएगा बताओ, आप इसको सोल्व करोगे तो बाय सॉल्विंग एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, प्लस माइनस डी बाई 2√2। सेम ही ये मैंने आपको डिफरेंशिएशन करा, तो ये डिफरेंशिएशन से सॉल्व करने पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ बेटा, डी बाई 2√2 आ जाएगी। अच्छा अब ये बताओ कि ये एक्स की जो वैल्यू आपने निकाली वो पॉजिटिव चार्ज के लिए निकाली है या नेगेटिव के लिए, दोनों के लिए बेटा। डिफरेंस ये कि इस अगर ये एक्स की वैल्यू डी बाई 2√2 है और अगर ये माइनस चार्ज है तो वो फोर्स अंदर की ओर होगा, और प्लस मतलब 2F कोस थीटा अंदर होंगे और इसमें क्या होंगे, बाहर होंगे। लेकिन दोनों ही केस में फोर्स का मैग्नीट्यूड एक ही रहता है, बस डायरेक्शन प्लस माइनस से डायरेक्शन बदलती है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है। तो हमेशा बेटा फोर्स का मैक्सिमा, आज मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालने सिखाए हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, अपनी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन बेटा इसको रिड्यूस करना आना चाहिए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम, पहले मैंने आपको सिस्टम इक्विलिब्रियम बताया था जिसमें अंदर वाले और बाहर वाले फोर्स को बैलेंस कर देना है। फिर मैंने आपको ये सिखाया था कि कब स्टेबल होगी इक्विलिब्रियम, कब अनस्टेबल होगी। फिर बेटा मैंने आपको ये सिखाया कि कब फोर्स मैक्सिमा होगा, कब वो SHM करेगा, कब नहीं करेगा। मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन एक बार नेक्स्ट क्लास में और सिखाएंगे, वो वाला डिफरेंशिएशन जो टफ चीज है उसको 2 बार सीखेंगे अपने। तो ये डिफरेंशिएशन आपको फिर सीखने को मिलेगा एक बार नेक्स्ट क्लास में। चलो बेटा इसको रिवाइज करो अच्छे से, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे।